20 जुलाई के टू दी पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग दी डिस्कशन, पहले क्वेश्चन है, आप उसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। द ऑथराइजेशन फॉर द विथड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, मतलब किसकी रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी, किसके सैंक्शन की जरूरत है, उसके बाद ही वहां से आप फंड्स है जो वो निकाल सकते हो। कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नंबर 1 है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर 2 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नंबर 3 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नंबर 4 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर देना है। नंबर 2, अब यहाँ पे आप इसको कुछ मोटिवेशनल कोट मान लो, चाहे आप एस्से में या फिर कहीं पे जहाँ पे आपको लगता है ये फिट हो सकते हैं, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी गई है कि जिसके बारे में हमें सबको एक होता है ना इंस्पिरेशन या फिर इंस्पायर होना चाहिए कि अगर आप थक चुके हो तो रेस्ट करना सीखना चाहिए हमें, ना कि क्विट करना। हम कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों से दुखी हो जाते हैं। मतलब टायर्ड का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा मतलब कि मैं आज टायर्ड हूँ ना, वो कि भी थक जाता हूँ, नहीं। हम चीज़ों से भी कई बार थक जाते हैं। हम जो सराउंडिंग्स में चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं, हम उनसे भी कई बार बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना कि उसमें हमें रेस्ट करना आना चाहिए, ना कि हमें क्विट करना चाहिए। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इससे आपने पूरी अपने को उसमें ढालना है ना, और कोशिश करनी है मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आज हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 3-वे कॉन्टेस्ट इन दी ऑफिंग फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट इन दी श्रीलंका। देखो, कुछ इस तरह से बैकग्राउंड आपको पता ही है कि किस तरह से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे। ठीक है, पहले GS3 का टॉपिक बना, फिर GS2 का टॉपिक बना। ठीक है जी, ये उसका रीज़न क्या है? GS3 में ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक था, बट देन इट बिकेम द टॉपिक ऑफ GS2 इंटरनेशनल अफेयर्स ऑल्सो। देखिए, श्रीलंका में क्राइसिस की वजह से वहाँ पे आपको पता है लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर प्रेसिडेंट को अपना घर बार सारा कुछ छोड़ के जाना पड़ा। तो अभी इस मतलब ये जो दोबारा से प्रेसिडेंट इलेक्ट करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक तो रनील विक्रमसिंघे जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो दौड़ में है। दूसरा यहाँ पे दुलाज अल्हा पेरूमा और लेफ्टिस्ट अनुरा कुमारा जो हैं वो भी इस दौड़ में आ चुके हैं, है ना। तो अब ये देखने बनता है कि किस तरह से कौन से बंदे को इलेक्ट किया जाएगा। सो ये एक चीज़ है। नंबर 2 जो न्यूज़ है, देखिए बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में भी पता होगा। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS2 एज वेल एज GS3। GS3 में मैं बोलूँगा दिस इज द टॉपिक ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, की जिस तरह से उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, और GS2 में ये लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम हमने पहले देखी उसमें आता है। अब इसमें जो हुआ क्या था कि नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की एक्स स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कुछ प्रॉफिट के बारे में गलत, जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके बारे में कुछ गलत बोल दिया था। तो ये टीवी पे कुछ डिस्कशन चल रही थी, सामने से किसी ने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोल दिया, इस तरह से जो चीज़ें हैं वो हुई। अब इसके बाद में एक जो चीज़ होती है कि पूरी कंट्री में इनके खिलाफ में डिफरेंट स्टेट्स में, लाइक वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहाँ पे इनके खिलाफ में FIRs होने लगी। अब इनको डेथ थ्रेट भी आया हुआ कि हम आपका गला काट देंगे, हम आपको मार देंगे। इन चीज़ों को देखते हुए क्या होता है कि इन्होंने बोला कि जितनी भी ये सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, उन्होंने बोला जितनी भी मेरे खिलाफ FIRs है डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द स्टेट में, कंट्री में, उसको एक जगह पे लाया जाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट नूपुर नहीं लेना है हमने, और FIRs जो हैं जो उनके खिलाफ थी वो सारी की सारी एक ही बेंच है जो वो वहाँ पे सुनेगा। ठीक है, जो मतलब उन्होंने बोला कि भाई दिल्ली में उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट जो ये भी देखिए, पहली भी कंट्रोवर्सी ये इंटरनेशनल लेवल पे, दूसरी नेशनल लेवल पे, तीसरी स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी। देखिए, आपको पता ही है कि अगर आपने किसी भी, अगर इफ़ यू वांट टू बिकम डॉक्टर, है ना, अगर आपने डॉक्टर बनना है, चाहे कोई भी डॉक्टर बनना है, तो आपको नीट का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना पड़ता है। उसमें एक अच्छा रैंक अगर आपका आता है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलता है और आप एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं। ठीक है जी, अब ये चीज़ तो हमें पता है। लेकिन जो तमिलनाडु है, उन्होंने एक बिल निकाला था कुछ टाइम पहले, और उसमें बोला था कि ये हमें नीट जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल आउट करना है, इसको ख़त्म करना है। मतलब एक एंटी नीट बिल वो लेकर आए थे, एंटी नीट बिल। ठीक है, ये भी कंट्रोवर्सी थी। अब गवर्नर ने उसको क्या किया था कि पास नहीं किया था ऑब्वियसली, सो रिजर्व कर दिया था किसके लिए? उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए। अभी प्रेसिडेंट ऑब्वियसली उसको पास नहीं करेंगे, तो ये भी एक कंट्रोवर्सी थी। ये भी चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है।
नंबर 4 जो आज की न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्स अग्निपथ पिटीशन टू कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जितनी भी अग्निपथ स्कीम आपको पता ही है कि जिसमें 17 से लेकर 21.5 या फिर अभी के लिए 23 ईयर्स की एज तक के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद में उनके 4 साल की ड्यूटी के बाद में उनको मतलब वहाँ से भेज दिया जाएगा, कुछ 25% लोगों को ही वहाँ पे रखा जाएगा, बला बला सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे अग्निपथ स्कीम है। और अग्निपथ स्कीम से मतलब परेशान होकर लोगों ने वहाँ पे पिटीशंस डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला जितनी भी पिटीशंस है उसको दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करो और उसमें देखते हैं कि क्या उसका पोजीशन निकले, क्या उसमें चीज़ें आती हैं। ठीक है जी। अब क्योंकि वो कहते कि यार हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा डिले हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास केसेस बहुत है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास उन्होंने उस केस को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है बड़ी चौंकाने वाली न्यूज़ है। अब यहाँ पे दिस इज़ रिलेटेड टू GS2, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का ये जो पार्ट है, गवर्नेंस का ये पार्ट है, लॉ एंड ऑर्डर हम यहाँ पे लिख देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो एक ना इलीगल माइनिंग की साइट है, हरियाणा में माइनिंग की साइट है, वहाँ पे इलीगल माइनिंग चल रही थी, है ना। इलीगल माइनिंग के चलते हुए वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उसको रोकने के लिए जाते हैं, और जो डंपर वहाँ पे जो पत्थर को और चीज़ों को कैरी करके जा रहा था, उस डंपर के पीछे गाड़ी लगा दी जाती है, और वहाँ पे फिर वो क्या करते हैं, वो पत्थर लगा के उस गाड़ी को रोक देते हैं। देन व्हाट दे डिड, डंपर के साथ में वो गाड़ी में से DSP को वो डंपर के नीचे कुचल देते हैं। अब वो DSP हैं जो, उनकी तो डेथ हो चुकी है, ठीक है, सुरेंद्र सिंह बिश्नोई उनका नाम है। और यहाँ पे जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया, मतलब एक 1 करोड़ टू दी फैमिली, ठीक है, और बोला कि गवर्नमेंट जॉब दे देंगे उनके जो बच्चा है उनका। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये, अब जो अपोजिशन पार्टीज है वो बोल रही हैं ये जो मर्डर हुआ DSP का, ये हम तो भाई नॉर्मल जो सिटीजन है उसकी तो पता नहीं क्या ही अब हालात है, अब ये चीज़ सोचने वाली है कंट्री में। लेकिन यहाँ पे जो मर्डर हुआ है DSP का, उसमें वो बोला है कि दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ जंगल राज, ठीक है। और NGT का भी यहाँ पे रोल आएगा, क्योंकि NGT ने जो माइनिंग है वो काफ़ी टाइम से रोक रखी है। अब NGT वहाँ पे जाके देखेगी कि माइनिंग हो रही थी नहीं हो रही थी। अगर रेगुलर वे में माइनिंग वहाँ पे हो रही है, इट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ तो चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, है ना। तो ये कुछ न्यूज़ थी पहले फ्रंट पेज पे जो इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट हम जो चीज़ आज डिस्कस करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बाद में भी इन्होंने एक बार और न्यूज़ डाली हुई है, इसी में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो NIA कोर्ट है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट है, 121 जो ट्राइबल्स को पकड़ा गया था, और पकड़ा क्यों गया था, उन्होंने 25 CRPF जवान्स है जो हमारे, उनकी डेथ के रिस्पॉन्सिबल मानते थे उनको, क्योंकि जो माओइस्ट अटैक हुआ था सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, बस जा रही थी उसमें बॉम्ब लगा दिया गया था, तो हमारे जो शहीद हो गए थे जवान काफ़ी ज़्यादा। तो उस टाइम पे इन लोगों को 121 ट्राइबल्स को वहाँ से पकड़ के लेकर गए थे, और इनके ऊपर ड्रैकोनियन जो लॉ है UAPA के अंडर इनको पकड़ा गया था, और कोई भी वहाँ पे आप मान के चलिए कि कोई बेल या फिर कुछ इस तरह की प्रोविज़न नहीं रहती। और यहाँ पे ये फेलियर की हम यहाँ पे बात करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एविडेंस बहुत कम था, फिर भी उनको पकड़ा गया, और कोई बेल या फिर कुछ इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। ये देखिए ट्राइबल्स को डिनाई किया गया 5 साल के लिए, कोई बेल नहीं मिला, ना NIA कोर्ट ने दिया, ना छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि लिटिल एविडेंस के, बहुत कम एविडेंस के चलते हुए भी आपने उनको पकड़ा, और बेल की प्रोविज़न भी नहीं वहाँ पे डाली। तो इस चीज़ को देखते हुए ये लगता है कि दिस वाज अ काइंड ऑफ मैसेकर ओनली, है ना। सो ये जो डिफेंस लॉयर है वो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअरली डन थी, ठीक है, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे वे से नहीं किया था। तो ये जो लोग थे, किसी न किसी को वहाँ पे चिपकाना था, ये लोगों को चिपका दिया गया। अब यहाँ पे जब इनको छोड़ा जा रहा है 5 साल के बाद में, क्या इनके मतलब अंदर जो फीलिंग है वो स्टेट के लिए और नहीं ज़्यादा भड़केगी? अगर वो कुछ खिलाफ थे स्टेट के, हम मानते हैं कि अगर वो खिलाफ होंगे वहाँ पे 121 जो ट्राइबल्स हैं, अब जब आपने उनको फोर्सफुली अंदर डाल दिया, कोई बेल की प्रोविज़न नहीं रखी, और वो क्राइम के लिए जो क्राइम उन्होंने किया भी नहीं है, वो क्राइम के लिए आप अंदर डाल देते हो, और कुछ टाइम के बाद में आपको और उनको पता चल रहा है कि हमने तो भाई गलती नहीं की थी, और आप बोल रहे हैं आपने तो कोई गलती नहीं की थी, आपको हम छोड़ रहे हैं। तो वो अब उनके अंदर क्या फीलिंग आएगी, वो क्या सच में तो नहीं माओइस्ट बन जाएंगे, सच में तो नहीं कोई हथियार उठा लेंगे? ये एक चीज़ होती है जहाँ पे एजेंसीज को एक अच्छे वे से देखना चाहिए कि किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है जी। तो एक चीज़ तो ये, और अगला जो एडिटोरियल आज हमने डिस्कस करना है, देखिए ऊपर वाला बिल्कुल ही हमारे काम का नहीं है, और साइड वाला भी हमारे काम का नहीं, क्योंकि ये क्रिकेट से रिलेटेड है, इंजरी टाइम। कभी जब खुला टाइम रहेगा उस टाइम पे इसको डिस्कस करेंगे कि
के भी क्रिकेट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पे टनल विजन दैट इज़ इंडेंजरिंग इंडियाज हिस्ट्री। देखिए एक ना मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट ने मतलब ये जो मानसून सेशन है उसमें एक बिल को पेश करना है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एंशियंट मॉन्यूमेंट हमारा मतलब एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मेन्स एक्ट है, उसका जो सेक्शन 20 है उसको चेंज करने की बात की जा रही है। देखिए जिस तरह से वो कहते हैं कि जो ये जो हमने न्यू ब्रॉन्ज वाला, आपको पता ही है सबको कि स्टेट एम्बलम लगाया है, वो जो ज़्यादा अपने दांत दिखा रहे हैं उसी तरह से जो एजेंसीज है वो ज़्यादा दांत दिखाएंगी। और ये जो कहते हैं प्रोग्रेसिव मिलिटराइजेशन है टेंजिबल हेरिटेज साइट्स की, ये डिसमेंटल कर रही है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, आप इंडेंजर कर रहे हो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें AMASR मतलब एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मेन्स एक्ट, ठीक है, ये एक्ट है 1958 में आया था, इसको अमेंड किया गया था 2010 में। इसका ना एक सेक्शन है सेक्शन 20, ये आपने याद रखना है, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। सेक्शन 20 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी साइट है, वो साइट एक एंशियंट साइट डिक्लेयर की गई है और ASI उसको कवर कर रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसके 100 मीटर में आप कोई भी 100 मीटर रेडियस में कोई भी कंस्ट्रक्शन ये वो नहीं कर सकते। और जो 300 मीटर रेडियस है वो क्या रहता है, रेगुलेटेड रहता है, ठीक है। लेकिन जो न्यू बिल है वो प्रपोज क्या करता है कि भी आप इसमें ये इस सेक्शन को रिवाइज करेगा कि मतलब 100 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन कौन सी की जा सकती है, वो ये बताएगा। मतलब जो कंस्ट्रक्शन वैलिडेट नहीं थी उस कंस्ट्रक्शन को वैलिडेट कर दिया जाएगा कि आप अगर करना चाहते हो तो कर दो। अब इसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि काफ़ी चीज़ों का जो कनेक्शन है वो लार्जली है। जैसे अगर हम बात करें रॉक कट सेंचुरीज है जो ये बाराबर बिहार की, अजंता महाराष्ट्र, मसरूर हिमाचल प्रदेश टू गुंतू पाली आंध्र प्रदेश, वो फिजिकली कनेक्टेड है टू दी आउटक्रॉप्स एंड दी कैनिंग्स, ठीक है। जो पताडकल टेम्पल्स है जैसे कर्नाटका, वो सिंबॉलिकली लिंक्ड है टू दी मालाप्रभा रिवर। तो अगर आप एक चीज़ को छेड़खानी करोगे या फिर उसके नज़दीक वाली चीज़ों के साथ छेड़खानी करोगे तो जो हमारी एंशियंट साइट्स है उसके साथ भी क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसी तरह का कुछ किया था 1857 के रिवोल्ट के बाद में, आफ्टर 1857, नॉट आफ्टर रिवोल्ट, आफ्टर द ईयर ऑफ 1857, जो कॉलोनियल अथॉरिटीज थी उन्होंने क्या किया कि हम सिटीज़ हैं जो उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं। उन्होंने क्या किया, वाइडनिंग कर दी स्ट्रीट्स की, डिमोलिश कर दी डिवेलिंग्स, मतलब जो भी बिल्डिंग्स उसको उठाना स्टार्ट कर दिया। तो पहली ये जो चीज़ है हमारे साथ हो चुकी है, हमारी जो हिस्ट्री है उसको छेड़खानी हो चुकी है, जो चीज़ें वो प्रॉब्लम में आ चुकी हैं। अगर हम बात करें ओवर द पास्ट 70 ईयर जो ग्राउंड्स है अराउंड द ASI प्रोटेक्टेड साइट्स, लाइक जो हमने पीछे पढ़ा, तो उसमें वो जो है वो डाइवर्स नीड्स को पूरा कर रहे हैं। जैसे दिल्ली की अगर हम एग्जांपल है, ग्राउंड्स ऑफ पुराना किला एंड अदर आइकॉनिक buildings quickly transformed into campsites, so tens of thousands of individual arriving from the newly found Pakistan, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होगी। फिर ये ना कॉमन्स है जो वो उसको इंडेंजर करेंगे, जैसे रीजोनिंग लैंड अराउंड ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स इनटू इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इवन रेजिडेंशियल प्लॉट्स, ये डिप्राइव करेंगी ह्यूमन और एनिमल कम्युनिटीज ऑफ मच नीडेड कॉमन्स, ठीक है। जो कॉमन्स वाली चीज़ें हैं उसको डिप्राइव कर देगी। सो यहाँ पे एक चीज़ और जो बोली जा रही है कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो पहली खतरे में है। अब और भी इसको ज़्यादा किस तरह से खतरे में है वो भी बताता हूँ। एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस, क्लाइमेट चेंज हो रहा है भाई, ठीक है, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, लोग हो गए, लोग वहाँ पे कभी भी जाता है वहाँ पे पेन से अपने ठीक है कुछ और पत्थर पुत्थर उठा के वहाँ पे कुछ लिख के आ जाता है, कोई दिल दुल बना के आ जाते हैं। ये जो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो पहले ही हैं, अगर आप इस तरह से इन चीज़ों को और कर दोगे तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इरेजर सम प्रेजर्वेशन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कंस्ट्रक्शन मशीन्स डिस्टर्ब करती हैं देन आर्टिफैक्ट्स लॉन्ग बरीड इन लेयर ऑफ सॉइल रिस्क बीइंग ब्रोकन एंड देयर कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कहते हुए ये ना फिर वैसी चीज़ हो जाएगी जैसे सपोज कर लो आपने कोई बुक पढ़ रहे हो, उसके पेज बीच के जो पेज है 5-6 पाड़ दें, है ना, उसको टेयर डाउन कर दे, तो वो क्या होएगा, फिर ना तो बुक पढ़ने का मज़ा आएगा, ना ही जो चीज़ आप नए पेज डालोगे या फिर बाद में लगाओगे उसका मज़ा आएगा। तो अभी टाइम है इस चीज़ को सोचना चाहिए कि किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। और मोर ओवर कंजर्वेशन आर्किटेक्ट रितिश नंदा's team at Humayun's tomb in Delhi has conserved a dazzling edifice and provided meaningful employment to an entire बस्ती, वहाँ पे जो बस्ती थी वहाँ पे किया है। सो दिस इज द टाइम कि वहाँ पे देखना चाहिए कि कौन कौन सी जो चीज़ आ रही है। अदरवाइज तो जिस तरह से वो जो कहते ब्रॉन्ज एम्बलम आपने बनाया है, दांत दून दिखा दिए और जो पहले वाली चीज़ थी उसको ख़त्म कर दिया, उसी तरह से ये सारी प्रॉब्लम फिर दोबारा फिर से बढ़ती जाएगी।
अब नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं, ये जो टॉपिक है ये हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि जो एक ना बिल था यार, एक बिल था जिसका नाम था एंटीक्वेटेड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, मतलब एक्ट था 1940 का, भाई बिफोर इंडिपेंडेंस था। अब बिफोर इंडिपेंडेंस जो एक्ट है उस टाइम पे कंडीशंस कुछ और थी, आज कंडीशंस कुछ और है, ऑब्वियसली चेंज होना चाहिए था इतने टाइम से, लेकिन सरकारें सो रही थी। सो 1940 का एक्ट ही तब से काम कर रहा था, लेकिन अभी वो एक्ट को चेंज करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो एक्ट है, जो जब वो चेंज करने की बात करें तो वो बिल को अभी लेकर आएंगे, मतलब बिल को पेश करेंगे और जो ड्राफ्ट बिल है उस पर चर्चा होएगी, उसके बाद में उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू द एक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो वाली चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है, तो वो कहते हैं जो सेम बिल पहले था वही सेम बिल अभी आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। सो ये जो बर्निंग इश्यूज हैं थ्रोन अप ओवर द लास्ट डेकेड सिंस द रनबैक्सी स्कैंडल, वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं ले रही। मतलब आप मान के चलो ओल्ड लॉ कॉपी होएगा, मतलब जो न्यू लॉ है वो कॉपी होएगा ओल्ड लॉ का, ये चीज़ वो कहते हैं कि मज़ा नहीं आया। रेगुलेटरी थ्योरी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो देखिए होता क्या है, जैसे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ड्रग्स जो इंस्पेक्टर हैं वो ओपन मार्केट से कोई भी ड्रग खरीदते हैं, मतलब कोई भी मेडिसिन खरीदेंगे उसको चेक करवाते हैं। अगर वो क्वालिटी में फेल हो गया तो मैन्युफैक्चरर है उस चीज़ का, उसको जेल में जाना पड़ता है, ठीक है। सो ओनली इफ अ ड्रग इंस्पेक्टर पिक्ड अ सर्टेन ड्रग ऑन अ सर्टेन डे, फेल्ड टेस्टिंग वुड द मैन्युफैक्चर फेस लीगल एक्शन। सो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो एक चीज़ चलती है जिसका नाम है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसको हम बोलते हैं जीएमपीज। जीएमपीज बहुत अच्छा एक चीज़ है जिसके लिए अगर जो ड्रग मैन्युफैक्चरर अगर वो कंप्लाई करता है जीएमपीज के साथ में, तो सब्जेक्ट टू सो मेनी चेक्स दैट इट इज़ अनलाइकली दैट इट वुड फेल क्वालिटी टेस्ट वन शिप्ड टू दी मार्केट, ठीक है। तो एक बार अगर उसको शिप कर दिया जाता है तो उसकी जो क्वालिटी टेस्ट है इट वुड फेल क्वालिटी टेस्ट वन शिप्ड, मतलब बहुत कम चांसेस रहते हैं जीएमपी के साथ में। लेकिन हमारी जो कंट्री है वो अभी भी जीएमपी को यूज़ नहीं कर रही। यूएसए में और काफ़ी कंट्रीज़ में जीएमपी को ही यूज़ किया जा रहा है। फेडरलिज्म का एक क्वेश्चन आता है, देखिए यूएसए में तो एक ही एजेंसी है जो कि हर एक चीज़ को कंट्रोल करती है, लेकिन हमारी कंट्री में एक तो है हमारे पास CDSCO, ठीक है, जो कि क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और डिफरेंट एजेंसीज है, हर एक स्टेट की 37 एजेंसीज है जो कि उन चीज़ को कंट्रोल करती हैं। अब वहाँ पे किस चीज़ को करना है किस चीज़ को नहीं करना, हर एक चीज़ तो स्टेट वाली करती है। लेकिन CDSCO जो सेंट्रल लेवल पे है वो क्या काम करती है, देखिए वो कंट्रोल में है अंडर द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स आर एक्सपेक्टेड टू लाइसेंस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो कंडक्ट इन्फोर्समेंट एक्शन सच एज सैम्पलिंग, टेस्टिंग, प्रोसिक्यूशन फॉर सब स्टैंडर्ड ड्रग्स। लेकिन जो CDSCO है उसका काम लिमिटेड है, रेगुलेट करना इंपोर्ट को, डिसाइड करना कौन से ड्रग में एडिक्वेट क्लिनिकल एविडेंस हुए हैं या फिर उसमें नहीं हुए। तो ये एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है रेगुलेशंस के साथ में, जैसे लेट से हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत कम रेगुलेशन देखने को मिलती है। उसका रीज़न क्या है, वो जो लोग हैं वो डरते हैं, मतलब जो वहाँ की सरकार है वो डरती है। वो डरने का रीज़न क्या है, वहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, हॉलीडे प्लान किया हुआ है। कि हॉलीडे किस चीज़ का प्लान किया हुआ है कि वहाँ पे जो टैक्सेस है वो कम है, और टैक्सेस कम होने की वजह से वो वहाँ पे एक हब बन चुका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। लेकिन वहाँ पे अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर बना दोगे, मतलब जो कंट्रोल है अगर उसको स्ट्रिक्ट कर दो, तो वहाँ तो वहाँ से डर है उनको, स्टेट गवर्नमेंट को, तो वहाँ से जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से जो पैसे हैं वो ना चले जाए, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ है। सो एक कमेटी है यहाँ पे माशेलकर कमेटी, ठीक है जी, 2003 में आई थी। उन्होंने रिकमेंड किया गया सेंट्रलाइजिंग ड्रग लाइसेंसिंग विद द सेंट्रल रेगुलेटर। डेमोक्रेटाइज रेगुलेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, डेमोक्रेटाइज रेगुलेशन की, से ये जो रेगुलेशन है इसको डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। जो रेगुलेशन है उसका जो बहुत ज़्यादा नेचर है वो पता क्या है, अभी जो अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके हाथ में दिया हुआ है। अब ये जो अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किसी को भी कई बार लाइसेंस दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम काइंड ऑफ मनी, ठीक है। तो इसमें जो अकाउंटेबिलिटी, अगर ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी आप चाहते हो तो सिर्फ उसका एक ही चीज़ बनेगी जो कि है ट्रांसपेरेंसी। अब इन सारी चीज़ों का जो प्रॉब्लम है, जो सारी चीज़ों की जो हमने जीएमपी देखा, हमने रेगुलेशन देखी, हमने कि कम रेगुलेशन के साथ में वो जो स्टेट्स हैं कहीं चल रही हैं, और जो उनके ड्रग्स हैं वो तो तमिलनाडु तक भी जा रहे हैं। तो वो जो सारी चीज़ों का कंक्लूजन है वो ये है कि भाई इसमें अगर अकाउंटेबिलिटी, अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी, अगर इसमें चीज़ें इंप्रूव नहीं होती, इसमें नुकसान सीधा सीधा कंज्यूमर का है, सीधा सीधा कंट्री का है, ठीक है। सो ये चीज़ हमें देखने को मिली यहाँ पे। सो अकाउंटेबिलिटी और जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट है उसको हमें कंप्लीट करना चाहिए, हमें उसको गैप को फिल करना चाहिए, ठीक है। सो ये यहाँ पे बोला गया है। इस बिल के बारे में ड्राफ्ट बिल है जो
ऑब्वियसली अगर एक्ट बन गया तो हम बात करेंगे, अगर ड्राफ्ट बिल के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्राफ्ट बिल नहीं लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, GS2 से रिलेटेड है। नेशनल एम्बलम के प्रति जो कंट्रोवर्सी आई थी उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, आपको पता ही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जो पार्लियामेंट हाउस के ऊपर एक एम्बलम, वहाँ पे हमने नेशनल एम्बलम को लगाया है। वो 6.5 मीटर ब्रॉन्ज एम्बलम है जो कि डिज़ाइन किया सुनील दियोरे और रोमिल मॉसिस ने। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये 9500 kg एम्बलम जो है वो एंग्री फेसेस दिखा रहा है। ये एंग्री फेसेस की वजह से यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। पहले ये जो मुंह है वो बंद था, मतलब एंग्री नहीं था भाई, गुस्से में नहीं था। सो ये हिस्ट्री क्या है इसके रिगार्डिंग नेशनल एम्बलम में, ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का, एक या दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए पहली चीज़ तो 4 एशियाटिक लाइन्स की वहाँ पे फोटो लगाई हुई है नेशनल एम्बलम पे। जो 3 लाइन्स है वो हमेशा विजिबल रहते हैं, 4th हमेशा हिडन रहता था। सो दे आर टेकन फ्रॉम द सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोका, ठीक है, पहली चीज़। सो ये 7 फीट टॉल स्कल्पचर मेड ऑफ पॉलिश्ड सैंडस्टोन रिप्रेजेंटेड करेज, पावर एंड प्राइड, ठीक है। ये 3 चीज़ें यहाँ पे लेकर आते हैं, करेज, पावर और प्राइड। ये 250 BC में बिल्ड किया गया था जब फर्स्ट सरमन दिया था गौतम बुद्धा ने, जिसमें 4 नोबल ट्रुथ की बात की गई थी। और इट वॉज माउंटेड ऑन अ बेस ऑफ द फ्रीज ऑफ द स्मॉल स्कल्पचर, जैसे कि इंक्लूडिंग अ हॉर्स। अब हॉर्स की भी उन्होंने कहते हैं कि एक टेल सी बना दे और वो डॉग की तरह लगता है। फिर एक लाइन, बुल एंड एन एलिफेंट, राइट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये जो 4 एनिमल्स गार्ड कर रहे हैं उस चीज़ को, सेड टू बी द गार्डियन ऑफ द 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और द वेस्ट। ये सेपरेट किया गया है दोनों चीज़ों को बाय अ व्हील, धर्म चक्र और बुद्धिज्म, ऑल 4 साइड्स, ठीक है। ईच चक्र और व्हील हैज 24 स्पोक्स, और इसी चक्र को हमने नेशनल फ्लैग पे बाद में ले लिया। अब इस चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सेंग ने भी दी थी, जब वो डिटेल्ड अकाउंट में बताया गया है उसमें। और ये जो इसका अबैकस है उसको माउंटेड है इन्वर्टेड लोटस के ऊपर, जो कि सिंबल है बुद्धिज्म का, राइट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नाउ सो द पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द फ्री नेशन, ये चीज़ वहाँ पे है। और वहाँ पे लिखा रहता है 2 डायमेंशनल स्कल्पचर में विद द वर्ड्स ऑफ सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया? मुंडुका उपनिषद, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ही वॉज एडवाइज्ड बाय, है ना, जब हमने पहले वाला एम्बलम बनवाया था ना, तो उस टाइम पे एडवाइस करवाया गया था भाई, मतलब बॉस टू विजिट दी कोलकाता जू, है ना, कोलकाता जू को देखो, वहाँ पे देखो भाई जी मतलब के लायन कैसा है, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ये प्रोविज़न बनाओ। लेकिन अभी ये जो है थोड़ा सा गुस्से में ला दिया गया है। यही है यार, इसमें और कुछ खास है, ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सी बहुत हाई लेवल की भी किसी को दांत निकाल दिया कोई। अब यहाँ पे एक 26 जनवरी 1950 में ये जो लायन कैपिटल ऑफ अशोका ऑफिशियली बिकम नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ये पिलर क्या कर रहा था? पावर, करेज और कॉन्फिडेंस। हम बार बार यही बात कर रहे हैं। सो नाउ ये जो डिज़ाइनर है ये काउंटर करता है क्रिटिसिज्म को। ये जो ऑपोजिशन वाले क्रिटिसिज्म करेंगे आपने गुस्सैल सा लाइन बना दिया। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई पहले छोटी होती थी, ठीक है, जो स्कल्पचर है, अभी जो स्कल्पचर है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उस वे में हमें काम करना था यहाँ पे, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो बीजेपी है वो कहते हैं पता नहीं क्या ही बोलते रहते हैं, और वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो जो वाइड स्प्रेड चाहे क्रिटिसिज्म करो, कुछ भी करो, ठीक है। न्यू एम्बलम इज सेट टू बी अ परमानेंट पार्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस लेटर दिस ईयर, ओके। सो ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। वो ऑपोजिशन क्या बोल रही है, क्या कर रही है, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन की कुछ सुनेगा ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज़ है ये जजमेंट ऑन दी बुरकापल मॉइस्ट अटैक। ये हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ऊपर वाला जो था वो सेम चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए आज का डे है ना, जो जुलाई 20, ये ना, इसको हम बोलते हैं प्यार से इंटरनेशनल चेस डे है ये, क्योंकि डे ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है जो FIDE, FIDE, ठीक है, जो FIDE है वो इस्टेब्लिश हुआ 1924 में, राइट। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे अच्छे वे से याद रखनी है। क्लियर है बात? तो आगे चलते हैं हम। नाउ ये जो चीज़ है, अगर हम यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग GST। देखिए आपने देखा होगा कि हमने पहले भी बात किया था कि जो पल्सेस है, वीट है, राइस है, मेज़ है, कर्ड है, लस्सी है, उस पर जो GST लगा दिया गया है। लेकिन अगर वो आप ओपन बेचोगे उस पर कोई भी, लूज बेचोगे कोई भी, उस पर GST नहीं है। लेकिन उसको अगर पैक्ड बेचोगे तो उस पर GST बेशक लगेगा ही लगेगा यहाँ पे। लेकिन सीतारमन जी ने ये बोला कि इसके ऊपर पहली बार नहीं भाई लग रहा, ये हमने नहीं लगाया, पहले से स्टेट है जो वो कलेक्ट कर रही है। 2000 करोड़ जो
है 2000 करोड़ का जो टैक्स है वो कलेक्ट किया पंजाब ने, ठीक है जी, फूड ग्रेन्स के ऊपर। फिर उत्तर प्रदेश ने किया हुआ 700 करोड़ का। तो ये टैक्स पहले से लगा हुआ है, हमने तो सिर्फ शो किया है। जीएसटी होता क्या है, ये सेंट्रल और स्टेट जो टैक्सेस है उसको अमालगमेट करता है। इसके बेनिफिट क्या है, फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स टू बी लोअर, ठीक है, लेकिन अभी तो ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। रिलेटिवली लार्ज सेगमेंट ऑफ स्मॉल रिटेलर्स, ठीक है, विल बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जनरेट करेगा मोर एम्प्लॉयमेंट, एवरेज टैक्स बर्डन ऑन फर्म्स टू कम डाउन। इसमें जो टैक्सेज है वो कौन कौन से सब्ज्यूम हुए थे, पहली चीज़ तो स्टेट टैक्स को इसमें सब्ज्यूम किया गया, सेंट्रल सेल टैक्स को, परचेज टैक्स को, लग्जरी टैक्स को, एंट्री टैक्स को, एंटरटेनमेंट टैक्स को, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेज ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, इनको यहाँ पे सब्ज्यूम हमने कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है, हमने कल या परसों डिस्कस किया था कि किस तरह से आग लग रही है, फॉरेस्ट फायर्स, वाइल्ड फायर्स। तो ये जो यूके है उसने हाईएस्ट एवर टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया है बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो चीज़ है ये हम बात कर सकते हैं कि किस तरह इसी की वजह से फॉरेस्ट फायर है जो वो हमें लगती हुई दिखाई दे रही है। सो नाउ द जीएसटी के बारे में हमने ऊपर बात की यही है। और अभी जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, आरबीआई हेल्प्स रुपीज टू स्टडी आफ्टर 7 सेशन ऑफ लॉस। बहुत ही ज़्यादा लो जा रहा था रूपी, ठीक है, डेप्रिशिएट होता जा रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टेबल हुआ। उसका रीज़न क्या है, हमने पहले भी बात किया कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया कि अगर आप डॉलर में यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहते, यू कैन ट्रेड इन दी रुपीज़। और कल भी न्यूज़ थी कि यूएई का जो करेंसी है दिराम, उसमें भी जो रशिया ने बोल दिया कि आप मेरे से उसमें ट्रेड कर लो। तो जो मेजर क्रूड ऑयल है, अब देखिए डेप्रिशिएट होता कैसे है। सपोज लेट से यहाँ पे इंडिया है और लेट से ये है कोई यहाँ पे मान के चलते हैं रशिया से हमने क्रूड ऑयल को बाय किया तो हमें उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। अब इंडिया का रुपीज़ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वाइडली एक्सेप्टेबल है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब इंडिया क्या करता है, यहाँ पे इंडिया इसको डॉलर पे करता है। अब डॉलर की डिमांड इंडिया में इंक्रीज हो रही है, डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीज, सप्लाई क्या है कांस्टेंट और मे भी कम हो जाएगी, डिक्रीज। अब जब सप्लाई किसी चीज़ की कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, एप्रिशिएट करता है। तो डॉलर एप्रिशिएट कर जाता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, और जो रुपीज़ है वो डेप्रिशिएट होता है। देखिए ये ना मार्केट फोर्सेज है, इसमें कुछ ये नहीं होता कि भाई सरकार ने जानबूझ के कुछ ऐसा कर दिया। हाँ, वो कोशिश कर सकते हैं इस चीज़ को करेक्ट करने की, इस चीज़ को ठीक करने की, चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट थी, चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट है, चाहे वो पहले की गवर्नमेंट थी, चाहे वो आज की गवर्नमेंट है, या फिर आने वाली गवर्नमेंट होगी कोई भी, तो उनके हाथ में ये नहीं होता। ये इंटरनेशनल चीज़ें, ये मार्केट फोर्सेज हैं। आरबीआई कुछ चीज़ों का प्रयत्न कर सकती है, कुछ चीज़ें लेकर आ सकते हैं जिससे ये चीज़ों को कंट्रोल कर सके। सारा का सारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपने याद रखना है। सो अभी तो आज के लिए इतनी न्यूज़ है। सो टिल द टाइम, ठीक है, कल को मिलते हैं। टिल द टाइम यू रिवाइज योर नोट्स एंड सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।